बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our remaining GW basic commands and we have also studied three basic statements which were stop, end and rem statements. In this lecture, we will start our new topic which is operators in basic. In work for day 11, we will start the topic of operators and we will cover our first operator which is arithmetic operator. वर्क फॉर डे 11 में बेटा हम फर्स्ट जो टाइप है ऑपरेटर की उसको कंप्लीट करेंगे। जो रिमेनिंग टाइप्स हैं वो हम वर्क फॉर डे 12 में एक टाइप पढ़ेंगे और जो बाद में टाइप्स रह जाएंगी हमारी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा किस तरह आता है, पहले इसको हम बोर्ड पे समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। नाम है टॉपिक का ऑपरेटर्स इन बेसिक। ऑपरेटर्स बेसिक में कैसे यूज होते हैं, सबसे पहले देखते हैं मतलब क्या है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा। अब यहाँ पे उसने बात की है बेटा सिंबल्स की। सबसे पहले हम देखते हैं सिंबल्स क्या हैं। सिंबल्स क्या होते हैं? आपने बेटा देखा है कि जब आप मैथ में ऑपरेटर्स पे काम कर रहे होते हैं या मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप बजाय आप जैसे लिखते हैं a प्लस बी, तो प्लस आप या एडिशन आप वर्ड्स में नहीं लिखते बल्कि प्लस का साइन डालते हैं। जो आपको पता है इस तरह का आप प्लस का साइन डालते हैं, ये जो आप साइन डालते हैं इसको आप प्लस का साइन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंबल है, साइन या इसको सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स, ये सिंबल्स होते हैं विच आर यूज टू परफॉर्म। जो क्यों यूज होते हैं? परफॉर्म करने के लिए। क्या परफॉर्म करना है? सर्टन ऑपरेशन। सर्टन का मतलब होता है खास, स्पेसिफिक। ऑपरेशंस जो वो खास काम कर रहे होंगे, ऑपरेटर जो काम करता है उसको ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। वो हर ऑपरेटर का स्पेसिफिक होता है। ऑन डेटा, किसी भी डेटा पे। वो डेटा ज़्यादातर हम नंबर्स की फॉर्म में रखते हैं या कभी हम कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स पे भी अप्लाई करते हैं ऑपरेटर्स, वो अभी हम देखेंगे टाइप्स में, ठीक है। तो सिंपल आप देखें क्या होते हैं ऑपरेटर्स। सिंबल्स which are used to perform certain or specific operations on data। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स पे। टाइप्स बेटा यहाँ पे उसने पेज नंबर 28 पे आई थिंक 4 टाइप्स लिखी हुई हैं, लेकिन बुक में 5 टाइप्स उसने बताई हुई हैं आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे तो वो हम यहाँ फिलहाल मैंने 4 लिखी हैं, वो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ 5वीं कौन सी है। टाइप्स में फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब फर्स्ट टाइप तो हमने पढ़नी है अभी, जो रिमेनिंग टाइप्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने आज पढ़ने हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप मैथ में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जब आप लोग पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, ये बेटा आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में। नेक्स्ट है लॉजिकल। लॉजिकल आपने 9th क्लास में लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था हमने, बूलियन अलजेब्रा का। वहां पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे, एंड और नॉट, वो हम देखेंगे इसमें। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेटा एक ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर असल में एक ही है, वो इक्वल टू साइन है। इक्वल टू साइन जीडब्ल्यू बेसिक में एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। एक टाइप नहीं लिखी उसने, वो है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हमने कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक में पढ़ा था। प्लस साइन जो होता है असल में, ये प्लस साइन ये क्या शो करता है? कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को। लेकिन ये कॉन्कैटिनेशन सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करता है। अगर आपकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो फिर स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंपल, यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज।
ब्रैकेट में उसने बुक में नंबर्स लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं ये परफॉर्म, यूज टू परफॉर्म मतलब यूज होते हैं क्या परफॉर्म करने के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने मैथ में बेसिक ऑपरेशंस पढ़े होंगे, अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो हमने आज फिर पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी हम आज देखेंगे जो GW बेसिक में यूज होते हैं। तो उसने कहा है परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज। अब ये किस पे होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म, वैल्यूज पे, वैल्यूज या नंबर्स पे। नंबर जाहिर है हम कोई ना कोई, जब GW बेसिक में आपको पता है वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं और फिर उसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं, उसमें कोई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं या हम इनपुट करवाते हैं कुछ वैल्यूज। तो इसलिए उसने कहा ऑन वैल्यूज और ब्रैकेट में उसने बुक में लिखा हुआ है नंबर्स, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि आप नंबर्स पे ही कर रहे होते हैं, आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, तो दो नंबर्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे और एक बीच में ऑपरेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये किस तरह होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ऑपरेटर, ऑपरेंड और ऑपरेशन क्या होता है। ये आपने लफ्ज 3 सुने होंगे, 2 तो यहाँ आपने देखे ही हैं, ऑपरेशन तो आपने अभी पढ़ा है, ऑपरेटर भी आपने अभी देखा है। एक होता है ऑपरेंड, वो क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको कुछ सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल हम इस तरह लेते हैं कि हम लिखते हैं, फर्ज करें एक मैं नंबर लिख रहा हूं कुछ, 2 नंबर लिखे हैं मैंने और बीच में एक ऑपरेटर लगाया, इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं और यहाँ बेसिक एक्सप्रेशन में भी हम ये एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन हम यहाँ एज अ वेरिएबल ही बात करेंगे। यहाँ मैं फिलहाल वैल्यूज से आपको समझा रहा हूँ। अब बेटा मैंने ये 2 नंबर्स लिखे हैं या वैल्यूज लिखी हैं और बीच में एक ऑपरेटर है। अब ये जो प्लस है इसको भी मैंने बताया, इसको क्या कहते हैं आप, ऑपरेटर। ये हमारा है ऑपरेटर और प्लस ज्यादातर अगर नंबर्स की बात करें तो ये बेटा अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और 11 और 22 ये क्या है बेटा, ये है असल में ऑपरेंड्स। ये क्या है बेटा, ऑपरेंड्स। और ये पूरा एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट होके कोई आंसर निकालेगा तो हम कहेंगे इसने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। तो इस पूरे को जब इसका आंसर आएगा, वैसे तो उसको आंसर भी कहते हैं लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑपरेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ऑपरेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा किसी और सब्जेक्ट में आपने ये चीज पढ़ी हुई है वो आपको मैं बताता हूं। इंग्लिश में बेटा आप लोग टेंसेस पढ़ते हैं। इंग्लिश में जब आप टेंसेस सीख रहे होते हैं तो वहां आपको ये बात सिखाई जाती है कि एक आपने सेंटेंस कैसे लिखना है, ठीक है। शॉर्ट वर्ड्स में आपको बताया जाता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो याद करें और अब इसको अप्लाई करें इस पे, देखते हैं हम कैसे अप्लाई होता है ये। सबसे पहले आप देखें सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, ठीक है। जब मतलब जो काम कर रहा है उसको आप कहते हैं सब्जेक्ट। अब यहां पे कौन है सब्जेक्ट, आप बता सकते हैं क्या, काम कौन कर रहा है, इन 3 चीजों में काम कौन कर रहा है बेटा, काम यहां पे ऑपरेटर कर रहा है। तो ये ऑपरेटर आप कह सकते हैं कि ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, जो इंग्लिश में एक सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है, जो काम कर रहा है। जैसे आप पढ़ते हैं ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट है, तो इस तरह समझें ऑपरेटर यहां पे सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। नेक्स्ट 11 और 22 ये हैं ऑपरेंड्स। अब मुझे बताएं कि ये जो ऑपरेटर काम कर रहा है ये किन पे काम कर रहा है, ये कुछ वैल्यूज पे काम कर रहा है। तो ये वैल्यूज क्या कहते हैं, इनको ऑपरेंड्स। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, जिस पर काम हो रहा होता है आप उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये आप कह सकते हैं ऑपरेंड्स को ऑब्जेक्ट, जिन पर काम हो रहा है, ऑपरेंड्स। नेक्स्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब कि पूरा प्रोसेस, मतलब जो काम हो रहा है, आप इस तरह समझ लें। तो काम करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। तो आप ऑपरेशन को इस तरह समझ लें कि ऑपरेशन है असल में वर्ब इधर, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश से भी आपको बता दिया है कि आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा इसके बारे में, तो थोड़ा सा आप उससे रिलेशन या हिंट ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आए इंग्लिश वाली बात तो कोई बात नहीं, आप इसको भूल जाएं, मैं आपको वैसे भी दोबारा बता देता हूं सिंपल मैथ की लैंग्वेज में, ठीक है। मैंने इसलिए बताया आपको वो थोड़ा सा याद होगा। सिंपल अगर देखना है तो आप देख लें, ऑपरेटर, जो ऑपरेटर आप लगाते हैं, जो सिंबल होता है असल में उसको आप ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेंड्स जो वैल्यूज होती हैं जिन पर वो ऑपरेटर काम कर रहा होता है, और इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं ऑपरेशन। वो कोई भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
और डिवीजन, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं ऑपरेशन, इसलिए मैंने यहां लिखा हुआ है ऑपरेशन। प्रोसेस को ऑपरेशन कहते हैं, सिंबल को आप कहते हैं ऑपरेटर, और जिन वैल्यूज पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, वो ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा होता है कोई एक्शन, उसको आप कहते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। तो और इंग्लिश में मैंने बताया था ऑपरेटर आप समझ लें सब्जेक्ट, ऑपरेंड समझ लें ऑब्जेक्ट, ऑपरेशन समझ लें आप वर्ब, ठीक है। ये मैंने आपको बेटा एग्जांपल समझाई है। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने टेबल पे, जो टेबल हाफ फिल्ड है अभी, ठीक है। इसको अब हम कंप्लीट करते हैं, हाफ भी नहीं है, थोड़ा सा ही लिखा हुआ मैंने। अब इसको स्टार्ट करते हैं बेटा हम। टोटल इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑपरेशन दिए हुए हैं। कितने? 8 ऑपरेशन। इसमें से उसने कहा है फर्स्ट 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आसानी से आप समझ लेंगे, लेकिन ये बात उसने सही नहीं की इतनी खास, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले 4 तो आपको इजी समझ आएंगे, 5th और 6th में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, खास तौर पे 6th पे। वो क्यों आएगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और आखिरी तो बिल्कुल शायद आपके लिए नए हो, ठीक है। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने करना है इनको। पहले 4 तो इजी हैं, ये मैं करवाऊंगा जल्दी, क्योंकि आपको समझ आ गई होगी, मैथ में आपने पढ़े हुए सब चीजें। एक चेंज आएगा बेटा इसमें कि जो सिंबल है वो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू GW बेसिक, जो बेसिक में यूज होते हैं, मैं उसके लिहाज से यहाँ सिंबल लिखूंगा। आपको लगेगा कि मैथ में तो हम ये सिंबल नहीं पढ़ते, इसीलिए आगे 2 कॉलम और बने हुए हैं। एक है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, या उसने यहाँ बुक में इसको अलजेब्रिक लिखा हुआ है, आप इसको अलजेब्रिक ही कर लें, आई थिंक ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मैथ की ब्रांच अलजबरा से है, तो इसलिए आप इसको अलजेब्रिक कर लें, अलजेब्रिक ही लिख लें। मैं कंफर्म कर लेता हूँ बुक से, जी अलजेब्रिक ही लिखा हुआ है, तो आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कर लें, ठीक है। तो आपको पता है मैथ की ब्रांच अलजबरा आपने पढ़ा हुआ होगा छोटी क्लासों में। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क है? ये फर्क है बेटा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप जिस सिंबल से उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को लिखते हैं वो शायद बेसिक में डिफरेंट तरीके से लिखते हो आप। जैसे मल्टीप्लिकेशन आप मैथ में क्रॉस साइन से करते हैं या क्रॉस डालते हैं बीच में, लेकिन बेसिक में आप क्रॉस नहीं डालेंगे, आप स्टेरिक साइन यूज करेंगे जो हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। वो भी हम देखते हैं कैसे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले है ऑपरेशन एडिशन। सिंबल क्या है इसका? आपको पता है, वही सिंबल जो मैथ में है यहाँ है, प्लस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस साइन तो मैंने डाल ही दिया ऑपरेटर। अब 2 वेरिएबल्स लिखने हैं आपने, सिंपल है, आप ए और बी लिख लें, क्योंकि वैल्यूज अभी हमने कोई नहीं देनी, सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए और बी, मतलब सिंपल हमने क्या किया है, वेरिएबल्स को लिखा है, अभी इनिशियलाइज वैल्यू कोई भी नहीं दिया हमने, डिक्लेयर भी नहीं किया, बस हमने लिखा है इनको, ठीक है, समझे, इनपुट किया, या हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले रहे हैं ए प्लस बी को, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह बेसिक एक्सप्रेशन में यही होगा बेटा। बेसिक में भी आप प्लस को इसी तरह लिखते हैं। आपको याद होगा हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, सम के तो मैंने काफी बार प्रोग्राम आपको करवाया, तो हम प्लस ऑपरेटर उसमें यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। साइन आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे भी a माइनस बी लिखते हैं आप अलजबरा में, और बेसिक में भी आप a माइनस बी ही लिखते हैं, तो ये सेम है फर्स्ट 2। थर्ड में चेंज आएगा। थर्ड में सिंबल मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू GW बेसिक, ठीक है। क्या होता है सिंबल? स्टेरिक, ठीक है। ए इसका साइलेंट होता है। अब यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी, क्रॉस, मैं अलजेब्रिक की बात कर रहा हूं, मैथ की। अब बेसिक में कैसे लिखते हैं इसको? ए स्टेरिक बी। किस तरह लिखते हैं बेटा बेसिक में? ए स्टेरिक बी। उसके बाद बेटा फोर्थ है डिवीजन। अब जो डिवीजन है इसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बताता हूं क्यों। यहां पे जो डिवीजन है बेटा, आप किस तरह लिखते हैं डिवीजन? आप सिंपल, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। डिवीजन की भी आगे 2 टाइप बताई हैं उसने। उसके बाद अलजबरा में भी आप इस तरह लिख लेते हैं, ए स्लैश भी जिसको आप कहते हैं, स्लैश कहते हैं आप इसको, और बेसिक में भी आप इसी तरह लिखते हैं, ये सेम है दोनों का। लेकिन आप डिवीजन मैथ में इस तरह भी लिखते हैं। अब मैं जब बोर्ड पे लिखूंगा देखिएगा, डिवीजन के लिए आप ये साइन भी यूज करते हैं, डिवीजन के लिए आप ये साइन भी यूज करते हैं, डिवीजन के लिए आप फ्रैक्शन का साइन होता है, ऊपर नीचे आप कुछ लिख देते हैं, ये भी बेटा साइन यूज होता है, ठीक है। मतलब तीनों यूज होते हैं, लेकिन यहां पे उसने कौन सा यूज किया हुआ है? ये स्लैश। और ये कौन सी स्लैश है? फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। एक होती है बैक स्लैश, ये हम आगे जाके भी देखेंगे, वो इंटीग्रल डिवीजन की होगी, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसी को देखें, डिवीजन, ठीक है।
जितना मैंने पढ़ाया है इतना हम पहले बुक से पढ़ते हैं। पेज नंबर 28, ऑपरेटर्स इन बेसिक। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा। मैंने आपको समझा दिया है। दीज इंक्लूड अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। Arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on values, numbers, bracket में numbers. The GW Basic defines the following standard arithmetic operators. अब क्या करते हैं, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो स्टैंडर्ड बनाए हुए उन्होंने GW Basic के लिए, वो अभी हमने देखे हैं, वो टेबल में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टेबल में उसने फर्स्ट जो 2 है ऑपरेशन वो 28 पेज पे दिखाए हुए हैं, रिमेनिंग 6 ऑपरेशन उसने पेज नंबर 29 पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब बेटा हम देखते हैं कि रिमेनिंग ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म होते हैं। गौर से देखना बेटा, आपने थोड़े से ये चेंज हैं। एक्सपोनेंट, पहला है बेटा एक्सपोनेंट, जिसको आप पावर भी कहते हैं। पर पता ना आपको, पावर आप किसी चीज की लेते हैं, स्क्वायर जैसे लेते हैं 2 पावर 2 ये स्क्वायर होता है, क्यूब लेते हैं 2 पावर 3, तो ये बेटा एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को बेसिक में कैरेट साइन से लिखते हैं। थोड़ा सा इसका साइज कर रहा हूं बड़ा ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, इतना बड़ा साइज नहीं होता है इसका। इसको क्या कहते हैं आप, कैरेट साइन। ये हमने पढ़ा था कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक में। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आप कैसे लिखते हैं मैथ में, आप इस तरह लिखते हैं a पावर n। क्या लिखते हैं आप, a बेस में a लिखते हैं और n लिखते हैं पावर में। अब ये बेस और पावर क्या होते हैं, रिवाइज करवा देता हूं आपको। आप कोई नंबर लिख रहे हैं यहाँ 2 की पावर 3, तो 2 यहां बेटा है बेस और 3 यहां है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये है बेटा वो बेस और एक्सपोनेंट। आप इस तरह लिखते हैं मैथ में, कोई नंबर और उसकी पावर n कोई भी हो सकती है बेटा नंबर। नेक्स्ट है बेसिक एक्सप्रेशन। बेसिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं बेटा, बेसिक में लिखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। वहां हम लिखते हैं a आगे साइन कैरेट का और फिर n, मतलब हम जो पावर होती है वो भी हम बेसिक में बेस में ही लिखते हैं। ठीक है, और जो सिंबल है वो हम जाहिर है एक्सपोनेंट में पावर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये फर्क है a पावर n अलजेब्रिक में और a कैरेट साइन देन n हम लिखते हैं बेटा किसमें, बेसिक में। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे 3 रह गए हैं। अब जो 6 वाला है निगेशन। अब जो निगेशन है इसका मैं पहले आपको सिंबल बता दूं। बुक में उसने सब्ट्रैक्शन और निगेशन को इस तरह डिफाइन किया हुआ है, डिफरेंस में सेपरेट इस तरह किया है कि ये जो इसका साइन है ये है माइनस की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा विड्थ में छोटा दिया हुआ है उसने। ठीक है, विड्थ में छोटा किया हुआ है, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा छोटा डाला है। थोड़ा और छोटा कर देता हूं, आप बुक से देख लीजिएगा अगर आपको नजर नहीं आ रहा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसका बेटा, वही होता है सिंपल, आप एक साइन डालें निगेशन का और आगे a कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और बेसिक में भी इसी तरह होता है। मैं साइन थोड़ा साइज में कर रहा हूं स्मॉल, ताकि हम जैसे बुक में है उसी तरह करें। ठीक है, ये मैंने साइन थोड़ा सा डाला है छोटा, इसको भी मैं थोड़ा छोटा डालता हूं, चले, ताकि डिफरेंस हो जाए सब्ट्रैक्शन में और निगेशन में। अब बेटा जो निगेशन है ये असल में आपने आगे जाके लॉजिकल ऑपरेटर में भी पढ़ना है। नॉट ऑपरेटर जो होता है आपका, निगेशन का मतलब होता है आप निगेट करते हैं, ऑपोजिट करते हैं उस चीज को, रिवर्स करते हैं, इनवर्स करते हैं। ठीक है, आपने नॉट ऑपरेटर पढ़ा होगा 9th में, हमने थोड़ा सा देखा था नॉट ऑपरेटर। ठीक है, वो क्या करता था, 0 को 1 और 1 को 0, मतलब इन्वर्टर के तौर पे काम करता था। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसने ये ऑपरेटर निगेशन उसने अरिथमेटिक में भी दिया हुआ है और आगे जाके नॉट ऑपरेटर भी लॉजिकल ऑपरेटर में बात करते हैं उसकी। ठीक है, अब दोनों में फर्क बेटा इतना कोई खास नहीं है, बल्कि तकरीबन ये एक ही है, क्योंकि जो निगेशन है वो भी नॉट ऑपरेशन की तरह ही काम करता है। ये आप इस तरह समझें कि फर्ज करें आपने चैप्टर 6 में 9th में याद होगा प्रोपोजिशनल लॉजिक हमने थोड़ी सी पढ़ी थी फर्स्ट पेज पे बूलियन अलजेब्रा में। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसी भी स्टेटमेंट को या प्रोपोजिशनल लॉजिक को, प्रोपोजिशन को आप निगेट करना चाहते हैं तो आप नॉट लगा देते हैं। सिंपल आप इंग्लिश में नॉट लिखते हैं और सिंबल आप बेसिक में तो ये यूज करते हैं, लेकिन हम लॉजिक में ये वाला सिंबल यूज करते हैं। फर्ज करें एक है स्टेटमेंट P, अगर आपने इसकी लेनी है निगेशन तो आप ये साइन लगाएंगे, ये साइन लगाएंगे तो फिर बेटा उसकी हो जाएगी निगेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो निगेशन है उसका सिंबल डिफरेंट होता है। बेसिक में ये सिंबल है जो बिल्कुल माइनस की तरह है, सिवाय विड्थ छोटी है इसकी, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं। कुछ लैंग्वेजेस में इसका ये सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क,
ठीक है, ये याद है आपको, हमने एक्सक्लेमेशन मार्क बेसिक में क्या काम करता है, बेसिक में एज अ सिंगल प्रिसीजन, ये हमने पढ़ा था टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स में, याद है आप लोगों को, वहां हमने एक्सक्लेमेशन मार्क देखा था सिंगल प्रिसीजन के साथ आता है। लेकिन यही एक्सक्लेमेशन मार्क सी लैंग्वेज में या सी शार्प में नॉट के तौर पे या निगेशन के तौर पे भी यूज होता है। एक और सिंबल है वो भी यूज होता है, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल भी बेटा यूज होता है। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि हर लैंग्वेज अपने लिहाज से उस नेगेशन ऑपरेटर को लिखता है, तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है नेगेशन में और नॉट ऑपरेटर में। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने शायद अगर आप नेट पे सर्च भी करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी, एक मिलेगी नेगेशन और एक मिलेगी बिट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या बिट कन्वर्जन। जो बिट कन्वर्जन है वो एक एक बिट को बेटा कन्वर्ट करती है, चेंज करती है। जैसे आपने याद होगा 9th में चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट, वो बिट कन्वर्जन होती है। ठीक है, उसमें भी आप निगेशन ही कर रहे होते हैं। याद है वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते थे, 1 को 0 और 0 को 1 ऑपोजिट ही करते थे, काम वो निगेशन का ही बेटा कर रहे होते थे। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको ये बात बता रहा था कि हर लैंग्वेज अपने सिंबल यूज करती है नेगेशन के लिए। जो हम बिट की कर रहे होते हैं 1 0 की, वो असल में होती है बिट कन्वर्जन, हो उसमें भी नॉट ऑपरेटर या निगेशन ही हो रही होती है, लेकिन वो बिट्स के साथ हो रही होती है। ठीक है, वो एक एक बिट को कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये निगेशन है, जो ये वाला साइन है, ये वाला साइन या ये वाला साइन जो है, ठीक है, ये बेटा हम पूरी स्टेटमेंट को निगेट एज अ होल करते हैं, ये एज अ होल पूरी स्टेटमेंट को करता है निगेट। और जो हमने पढ़ा था 9th में कॉम्प्लीमेंट, वो एक एक बिट को बेटा निगेट करता है, मतलब चेंज करता है, इन्वर्स करता है। ठीक है, तो ये फर्क है बेटा निगेशन में और बिट कन्वर्जन में, या जो हमने 9th में पढ़ा था वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो साइन है ये 9th में जो नई बुक आई है उसमें चैप्टर नंबर 2 में उन्होंने दिया हुआ है कि निगेशन को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये भी हर लैंग्वेज में मुख्तलिफ होते हैं तरीके, निगेशन को आप कभी इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सबके हैं तरीके, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप जिस लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने देखना होगा आप किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया इस निगेशन पे। वैसे आपने यूज नहीं करना बेटा, इस पूरी बुक में आपने ये साइन निगेशन यूज नहीं करना। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी था क्योंकि आगे जाके नॉट आपने पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेटर में, उसका भी यही काम है, उसने भी इन्वर्स ही करना होता है। ठीक है, तो ये यूज होता है बेटा ज्यादातर स्टेटमेंट्स को, लॉजिकल स्टेटमेंट्स को इन्वर्स करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है मॉडुलस और इंटीग्रल डिवीजन। अब उसने ये कहा था पहले 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, ये 6 इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना उसने कहा है, लेकिन चले हम आखिरी 2 देखते हैं। यहां पे बेटा 7th लिखा हुआ है मॉडुलस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है मॉड, सिंबल क्या है इसका, मॉड, इसको लिखते हैं मॉड है। और अलजबरा में भी इसको इस तरह लिखते हैं ए मॉड बी, और बेसिक में भी इसी तरह लिखते हैं ए मॉड बी। ठीक है, ए मॉड बी। अब बेटा इसका क्या काम है, उसके लिए एक एग्जांपल करते हैं तब आपको ये समझ आएगी। ठीक है, ये मॉडुलस भी और इंटीग्रल डिवीजन भी। ठीक है, इसके लिए अब हम एग्जांपल करते हैं इधर। ठीक है, अब बेटा एग्जांपल देखें इसकी। एग्जांपल में उसने बुक में जो एग्जांपल दिया मैं वही आपको पहले बताता हूं, फिर हम अपनी एग्जांपल एक कर लेंगे। ठीक है, बुक में उसने कहा हुआ है कि अगर आप ए मॉड बी को यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह लिखेंगे। बेसिक में इस तरह लिखा जाता है, उसने बताया नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ए में हमेशा नंबर आता है जो बड़ा है, दोनों में से ग्रेटर नंबर है, तो हम लिखेंगे 8 मॉड 3। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी इसका आंसर हम देखते हैं क्या आता है। पहले इसको करें बेटा डिवाइड, सिंपल डिवीजन है जो आप छोटी क्लासों से करते हुए आ रहे हैं। 8 को डिवाइड करना है 3 से, 8 है डिविडेंड और 3 है डिवाइजर। 2 चीजें आपने और पढ़ी हुई हैं, कोशेंट एंड रिमाइंडर। जो कोशेंट और रिमाइंडर है वही बेटा हमारे इन लास्ट 2 ऑपरेटर्स में या ऑपरेशन में काम आएंगे, उन्हीं को आपने गौर से देखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको पता है 8 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, जो सबसे करीब नंबर आता है। 3 into 2 is equal to 6, 8 minus 6 is equal to 2, 8 minus 6 is equal to 2। अब बेटा 2 क्या है, यहाँ आपको पता है 2 है रिमाइंडर। रिमाइंडर को रिमाइंडर क्यों कहते हैं, क्योंकि रिमेन का मतलब होता है रहना, जो बाकी बच जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर इसलिए जो बाकी वैल्यू बचती है उसको आप कहते हैं रिमाइंडर। तो इसको क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। और बेटा जो ऊपर 2 आया है इसको आप क्या कहते हैं, कोशेंट।
इस 2 को आप कहते हैं बेटा कोशेंट। अब दोनों को आपको देख रहे हैं, दोनों का आंसर क्या है, सेम है, मतलब रिमाइंडर भी इसमें 2 है और कोशेंट भी इसमें 2 है। ठीक है बेटा, 2 है, सही बात है। लेकिन आपने फोकस किसको करना है हमेशा, मॉड फंक्शन में। मॉड फंक्शन में हमेशा बेटा याद रखें रिमाइंडर को आपने फोकस करना है, चाहे वो कोशेंट सेम भी आ रहा हो, आपने उसको देखना नहीं है कोशेंट को, आपने सिर्फ फोकस करना है रिमाइंडर को। तो मॉड ऑपरेशन या मॉड फंक्शन भी बेटा वैसे यूज होता है कुछ लैंग्वेजेस में, यहाँ पे ऑपरेशन है ये मॉड ऑपरेशन बेटा, रिमाइंडर देते हैं आपको, इसका मतलब जो इसका आंसर है वो रिमाइंडर वाला आपने यूज करना होता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 mod 3 इज इक्वल टू 2, 8 mod 3 इज इक्वल टू 2। मैंने क्या लिखा है यहाँ, 8 mod 3 इज इक्वल टू 2। ये तो हमने मॉड कर लिया। अब हम थोड़ी एग्जांपल को चेंज करते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं लिखता हूं 8 की जगह 9। क्या लिख रहा हूं मैं, 9 मैंने लिख दिया। अब जाहिर है चेंज होगा सब कुछ, यहां आ जाएगा, आपको पता है 9 एग्जैक्टली 3 पे हो जाता है डिवाइड, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब बताएं बेटा, अब क्या कोशेंट और रिमाइंडर सेम है, नहीं, डिफरेंस हो गया। हमने फिर भी फोकस किसको करना है इस वक्त फिलहाल, रिमाइंडर को। तो मैं क्या लिखूंगा, 9 mod 3 इज इक्वल टू 0। हमने किसको फोकस करना था, रिमाइंडर वाले आंसर को। तो बेटा हमारा ये आंसर आ गया 9 mod 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हमारा था मॉड फंक्शन। मैंने आपको बुक वाली एग्जांपल और एक अपनी से एग्जांपल भी करवा दिया, आप कोई भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। लास्ट है बेटा इंटीग्रल डिवीजन। इंटीग्रल जो डिवीजन है ये ऑपोजिट है सिंपल डिवीजन से, इस लिहाज से कि इसमें आप इंटीग्रल डिवीजन में आपका आंसर पॉइंट्स में नहीं आता, सिंपल आपको होल नंबर में आंसर आता है इंटीग्रल डिवीजन में, लेकिन सिंपल डिवीजन में आपका पॉइंट्स में आंसर आ जाता है। ठीक है, जैसे 2.5, 3.5, 5.5 कोई भी पॉइंट्स में आंसर आ सकता है। अब इंटीग्रल डिवीजन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो सिंपल डिवीजन के ऑपोजिट है। ठीक है, वो होता है असल में बैकस्लैश। वो क्या होता है यूज, बैकस्लैश, इसको आप बैकस्लैश कहते हैं। ठीक है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, a/b और यहां पे आएगा a/b। ये बेटा दोनों का सेम है। तो इंटीग्रल डिवीजन क्या होती है बेटा, इसमें वैल्यूज पॉइंट्स में नहीं आती, इंटीजर मतलब होल नंबर्स की फॉर्म में आती है। उसने बुक में भी यही बात लिखी हुई है। लेकिन सिंपल डिवीजन में आपकी वैल्यूज पॉइंट्स में आ सकती हैं। एक इसमें चीज सेम है, कॉमन है, वो क्या कि आप डिवीजन में भी और इंटीग्रल डिवीजन दोनों में क्वोशिएंट के आंसर को फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब क्वोशिएंट वाला आंसर आपका एग्जैक्ट आंसर होता है। ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। पहले हम इसी एग्जांपल को देख लेते हैं जो लिखी हुई है, फिर हम चेंज करेंगे इसको। इस एग्जांपल में बताएं बेटा, इस वक्त अगर हम इस तरह लिखूं मैं कि 9 और कौन सा सिंबल डालूंगा मैं, ये वाला, मैं इंटीग्रल कर रहा हूं, 9 इंटीग्रल डिवीजन 3 इज इक्वल टू, अब मुझे इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आएगा, क्या इसका आंसर 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, हम मॉड नहीं ले रहे बेटा, इसका आंसर असल में आएगा 3, क्योंकि हम क्वोशिएंट को फोकस कर रहे हैं। तो 9 इंटीग्रल डिवीजन 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं इस एग्जांपल को चेंज करते हैं, जो बुक में उसने एग्जांपल लिखी है वो करते हैं बेटा। यहां पे उसने बुक में एग्जांपल लिखी हुई है 8 की, तो 3 इंटू 2 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर क्या आ गया 2, क्वोशिएंट क्या है 2। फोकस किस पे करना है हमने फिलहाल, इंटीग्रल डिवीजन के लिए हमने करना है बेटा क्वोशिएंट पे। तो इसका आंसर इस तरह आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं 8 इंटीग्रल डिवीजन 3 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर क्या है बेटा 2। ठीक है, अगर मॉड लिखेंगे तब भी आंसर यही आता है जैसे हमने लिखा था, लेकिन वो तो बेटा वैल्यू ऐसी इस तरह से आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब मैं आपको सिंपल जो डिवीजन है उसका भी एक क्वेश्चन, इसका भी कर लेते हैं बेटा एक क्वेश्चन सिंपल डिवीजन का। अगर हम 8 की जगह कोई और वैल्यू लिख लें, फिलहाल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 15। अब आप कर रहे हैं बेटा सिंपल डिवीजन, याद रखिएगा सिंपल डिवीजन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं आप, फिर जब इस तरह प्रॉब्लम आती है, ये नंबर छोटा होता है और ये बड़ा होता है, ठीक है, आप क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं और एक 0 साथ लिख देते हैं। अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 और 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। लेकिन जो क्वोशिएंट है वो क्या है 7.5। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं कि फर्ज करें आपने 15 को अगर
इस तरह डिवाइड करना है 2 से, सिंपल डिवाइड, तो फिर आंसर आएगा 7.5। आंसर हमने फिर भी कौन सा देखा है, क्वोशंट का ही देखा है। याद रखिएगा डिवीजन में और इंटीग्रल डिवीजन में दोनों में बेटा आपने आंसर क्वोशंट वाला ही देखना है। फर्क क्या है, इंटीग्रल डिवीजन में होल नंबर में आंसर आता है, पॉइंट्स में नहीं आता, लेकिन जो आपकी सिंपल डिवीजन है उसमें पॉइंट्स में आंसर आता है, ठीक है। और जो मॉडुलस है उसमें आपने सिर्फ रिमाइंडर वाला आंसर देखना होता है, ठीक है। ये बस इसमें कंफ्यूजन होइएगा डिवीजन में, मॉड में, मॉडुलस में और इंटीग्रल डिवीजन में, ठीक है। तो ये हमारा बेटा कंप्लीट हो गए सारे ऑपरेटर्स। अब मैं बुक से आपको पढ़ा देता हूं, पेज नंबर 29। द यूज ऑफ फर्स्ट 6 ऑपरेटर्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। The last 2 operators are modulus, also called remainder operator। ये बात मैंने नहीं बताई थी, नाम से जाहिर है रिमाइंडर ऑपरेटर, क्योंकि ये रिमाइंडर देता है इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, रिमाइंडर ऑपरेटर। इससे याद भी रहेगा आपको कि रिमाइंडर वाला आंसर हमने देखना होता है। एंड इंटीग्रल डिवीजन कॉन्ट्ररी टू द डिवीजन ऑपरेटर। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बरक्स, इसके ऑपोजिट। Contrary to the division operator which returns the quotient, the modulus operator returns the remainder of an integral division। इंटीग्रल डिवीजन में क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है। अब इंटीग्रल डिवीजन की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रल डिवीजन में आपको पता है पॉइंट्स में आंसर नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट में क्यों आ रहा था आंसर, क्योंकि ये पूरा पूरा इस पे डिवाइड नहीं हो रहा था, ठीक है, इसलिए उसने बात की इंटीग्रल डिवीजन की। For example, if a and b are 2 integers having values 8 and 3 respectively। अब इसका क्या मतलब है respectively, कि जो पहले आया है उसकी वैल्यू पहले है, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 3 है। Then the expression, बेटा ये एक्सप्रेशन है, बुक में आपके शायद एक्सप्रेस लिखा हो, इसको पूरा लिखें एक्सप्रेशन, वरना ये सेंटेंस की सेंस सही नहीं बनती। Then the expression a mod b will be evaluated to 2। आंसर क्या आया था 2, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा या खुद अभी कर लें। Which is the remainder of integral division। जो रिमाइंडर है इंटीग्रल डिवीजन का, हमने देखा था आंसर क्वेश्चन में भी 2 था और रिमाइंडर में भी 2 था। नेक्स्ट, द इंटीग्रल डिवीजन does not allow a fraction value in the quotient। ये मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू ये क्वोशंट में अलाउ नहीं करता। अभी तो हमने इसलिए लिखी है क्योंकि हम सिंपल डिवीजन कर रहे थे, ठीक है। इट ऑलवेज रिटर्न्स द क्वोशंट एज अ होल नंबर। ये हमेशा एज अ होल नंबर रिटर्न करता है क्वोशंट को, मैंने आपको बता दिया था, पॉइंट्स नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन a/b, a/b, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब आप इंटीग्रल डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश इंटीग्रल डिवीजन की होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये बैक स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। If it always returns the quotient as a whole number, for example, the result of the expression a/b for above 2 variables a and b will be 2। इसका आंसर भी हमारा बेटा क्या आया था, 2 ही आया था, मैंने आपको बताया था। इसका मॉड और इंटीग्रल डिवीजन का आंसर सेम आया था 8 और 3 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। मतलब a में अगर 8 है और 3 में अगर b, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया डिवीजन की, मॉडुलस की, इंटीग्रल डिवीजन की, और निगेशन भी मैंने आपको बता दिया। क्या आपने देखना है इसको, निगेशन हर लैंग्वेज में अपना इसका यूज होता है और सिंबल भी अपना होता है, ठीक है। लेकिन ये निगेशन ऑलमोस्ट नॉट ऑपरेटर की तरह ही काम करता है, बल्कि बिल्कुल उसी तरह काम करता है, ठीक है। आज की लैंग्वेजेस में अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको कोई डिफरेंस इसमें नहीं मिलेगा निगेशन में और नॉट ऑपरेटर में, ठीक है। निगेशन और बिट जो आपकी कन्वर्जन है वो मैंने आपको बता दी है, वो डिफरेंस है उसमें। 9th की बुक में इसमें हमने वो किया था, 1s और 2s कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा बेटा वर्क फॉर डे 11 यहाँ तक कंप्लीट होता है। बस शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं। पेज नंबर 12 निकालें आप, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट आर ऑपरेटर्स। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो हमने यहाँ लिखी हुई है, या बुक से देख लें। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर इन बेसिक। 4 टाइप्स हैं, 4 ही लिखनी है, वैसे 5 हैं लेकिन आपने 4 ही लिखनी है जो उसने पेज नंबर 28 पे लिखी हुई है पॉइंट्स में। नोट्स आपके सामने होने चाहिए ताकि आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, गिव एग्जांपल्स। एग्जांपल्स भी देनी है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज, ब्रैकेट में नंबर्स। एग्जांपल्स, द एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एक्सेट्रा। ये मैंने हर एक के साथ, मतलब हर ऑपरेशन के साथ ब्रैकेट में उसका सिंबल भी डाला हुआ है, ठीक है। तो आप ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने फिलहाल 1 2 3 4 5 लिखे हुए ऑपरेशन, आप सारे लिख सकते हैं, 8 है टोटल यहाँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट डे पे आता है, वो हम नेक्स्ट डे में देखेंगे। आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह आता है, व्हाट आर ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पहले आप ऑपरेटर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को विद टेबल। पहले इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा, फिर आपने लास्ट में टेबल बनाना है। थ्योरी पूरी लिखनी है, कुछ इसमें से आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल चेंज कर लें, लेकिन वो भी आप ना कीजिएगा, वरना आपको शायद पहले रफ पे इवेल्युएट करना हो। अगर करना भी हो तो इजी एग्जांपल्स कीजिएगा, सिंपल नंबर्स की, ठीक है। बहुत लेंथी नंबर्स पे ना जाइएगा।
उसके बाद आपने थ्योरी लिख के टेबल बनाना है सेम इसी तरह, ठीक है। वेरिएबल चाहे आप ए बी की जगह एक्स वाई भी यूज कर सकते हैं, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 11 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 12। In work for day 12, we will start our topic of relational operators. Relational operators बेटा हम इस डे में स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, किस तरह आता है वो मैं आपको इस डे के लास्ट में बताऊंगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, होते क्या हैं। पहले हम देखते हैं इसका मतलब। रिलेशनल किससे निकला लफ्ज़? रिलेशन से, ताल्लुक। मतलब अभी यहाँ पे ताल्लुक का क्या मतलब है ये आपको एग्जांपल से समझ आएगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपने इनके ऑपरेशन के नाम से भी देख लिया होगा कि ये कंपेयर करते हैं दो नंबर्स को कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, इक्वल है या नहीं इक्वल। ये बेटा रिलेशनल ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है, हम कंपैरिजन करते हैं या रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, सिंपल के कंपेयर करता है दो वैल्यूज को। हमेशा बेटा दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है, तीन को नहीं किया जाता, ठीक है। तीन को अगर आपने कंपेयर करना है तो फिर आपको पहले दो को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर उससे तीसरे से। मतलब अगर आप तीन को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको पहले दो को करें, फिर पहले वाले को तीसरे से करें और फिर दूसरे को तीसरे से। इस तरह आप कर सकते हैं। कंपेयर हमेशा दो वैल्यूज होती हैं एक वक्त में, ठीक है। तो इसका जो टेबल है वो इसने बुक में बनाया हुआ है, हम इसको भी कंप्लीट करते हैं। 4 कॉलम्स हैं, ऑपरेशन, सिंबल, एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन। जो दो कॉलम है फर्स्ट 2 वो तो बेटा आपने पिछले ऑपरेटर्स में भी देखे थे। जो रिमेनिंग है 2 कॉलम्स लास्ट, ये थोड़े चेंज है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बुक में भी लिखी हुई है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो आंसर आता है, जो इवैल्यूएशन होती है, जो हमने लास्ट कॉलम में करनी है, वो बेटा या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ये ट्रू फॉल्स आपको पता है, ट्रू कहते हैं 1 को और फॉल्स कहते हैं 0 को। चैप्टर 6 याद है 9th का, वहां हमने बूलियन अलजेब्रा देखा था। तो 0 और 1 असल में बूलियन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। एक और बात उसने बुक में की हुई है कि ट्रू को वो 1 को नॉन जीरो भी कहता है। वो जाहिर है बेटा जो 0 नहीं होता वो नॉन जीरो ही हुआ ना, तो 0 के अलावा जो भी वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो हैं। लेकिन कंप्यूटर में आपको पता है कि 2 ही डिजिट कंप्यूटर को पता है, एक 0 और एक 1। तो इसीलिए नॉन जीरो क्या होगा कंप्यूटर में? 1 होगा, और 0 तो 0 ही है, ठीक है। और 0 फॉल्स और 1 ट्रू। ये इसलिए मैंने बात बताई है, ये इस टेबल में यूज होगी। अब हम इस टेबल को फिल करते हैं। एग्जाम्पल भी हम देखेंगे जो उसने बुक में दी हुई है। यहाँ पे बेटा सबसे पहले लिखा हुआ उसने ऑपरेशन में इक्वल टू, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंपैरिजन। पहला ऑपरेटर या पहला ऑपरेशन जो है रिलेशनल में वो है इक्वल टू, कंपैरिजन। अब बेटा अगर आप इक्वल टू का साइन डालते हैं तो आप कंपेयर करते हैं दो नंबर्स को, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फर्ज करें हम लिखते हैं, अगर चैप्टर 3 में हम अभी पढ़ेंगे ये कि अगर हमने देखना है कि दो नंबर्स इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। हम इस तरह लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे जाके प्रोग्राम कैसे होता है ये, ठीक है। तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो नंबर्स का कि क्या ए बी के इक्वल है, तो इसलिए इसका नाम है इक्वल टू या कंपैरिजन, ठीक है। अब बेटा हम इसका सिंबल लिखते हैं। सिंबल इसका सिंपल है, आपको पता है इक्वल टू का जो मैथ में यूज होता है वो यहाँ यूज होता है, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। लास्ट 2 कॉलम्स हम बाद में फिल करेंगे जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे सिंबल वाला, क्योंकि बुक में उसने एक्सप्रेशन डिफरेंट लिखे हुए हैं, हम खुद से नहीं लिख सकते क्योंकि हमने वैल्यूएशन उन एक्सप्रेशन की वैल्यूज के मुताबिक करनी है। वो अभी हम देखते हैं, पहले हम इनके सिंबल सबके देख लेते हैं। तो इक्वल टू जो मैथ में यूज होता है सिंबल, वही यहाँ यूज होता है। नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन का सिंबल आपको पता है, ये किसका सिंबल है? लेस देन का। उसके बाद ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का सिंबल इस तरह का होता है, ये आपको पता है। इसको आप वैसे कुछ लैंग्वेजेस में हम इसको एंगल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स तो पता है ना आपको, तो इसको एंगल ब्रैकेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये खास एंगल बना रही होती है, ठीक है। बाकी आपने छोटी क्लासों में इनको सिंबल्स को देखा ही होगा। लेस देन और इक्वल टू, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल मैथ में बेटा ये होता है जो आप मैथ में पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू। आप क्या करते हैं? लेस देन का साइन लगाते हैं और नीचे एक बार लगा देते हैं या एक लाइन हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं, ठीक है। और ये लाइन असल में इक्वल टू को शो कर रही होती है, सिंगल लाइन, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू। लेकिन बेसिक में या कंप्यूटर में आप ये सिंबल यूज नहीं कर सकते। क्या वजह है? क्योंकि कीबोर्ड में आपके पास कोई ऐसी की नहीं है
जिसको आप प्रेस करें तो ये सिंबल आ जाए। कोई है की मुझे बताएं? कोई की नहीं है। ये सिंपल की है आपके पास, लेस देन की, इक्वल टू भी है, लेकिन ये की आपके पास नहीं है। तो फिर बेटा क्या होता है, जो कीबोर्ड में की नहीं होती फिर हमें किसी और तरीके से उसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना पड़ता है, ठीक है, या कोई और कोड देना पड़ता है। यहां पे आप GW बेसिक में क्या करते हैं, आप यूज करते हैं लेस देन का साइन पहले और फिर उसी के आगे स्पेस नहीं देनी आपने, लेस देन इक्वल टू, इस तरह लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे? पहले साइन लेस देन का और फिर इक्वल टू का, ठीक है। इसी तरह आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू आप मैथ में लिखते हैं इस तरह, लेकिन आपको पता है कीबोर्ड में कोई ऐसी की नहीं है, तो इसीलिए यहां हम लिखते हैं ग्रेटर देन और साथ ही उसके इक्वल टू। ये स्पेस नहीं देनी, मैं जरा दे रहा हूं क्योंकि मैंने इस तरह लिख रहा हूं, आप कंप्यूटर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में स्पेस नहीं देंगे आप, पहले आप ये साइन डालेंगे, साथ ही उसके इक्वल टू डाल देंगे, ठीक है। लास्ट है हमारा नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू मैथ में किस तरह होता है, मैथ में आप इस तरह पढ़ते हैं, इक्वल टू का साइन डाल के एक स्लैश डाल देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ये साइन आप डालते हैं। अब ये साइन क्या है कीबोर्ड में, कोई ऐसी की नहीं है जो इस तरह की हो कीबोर्ड में, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे क्या यूज करते हैं, यहां पे बेटा वो जो सिंबल यूज करते हैं वो है लेस देन का भी, पहले लेस देन और फिर ग्रेटर देन, ये सिंबल यूज होता है, ठीक है। स्पेस इसमें भी नहीं देनी। तो नॉट इक्वल टू में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दोनों मिला के यूज होते हैं, मतलब पहले आप लेस देन का साइन डालेंगे और फिर ग्रेटर देन का। तो ये बेटा हमने देखे हैं सिंबल्स, ठीक है। अब हम एक्सप्रेशन और इवैल्यूएशन करते हैं। एक्सप्रेशन और इवैल्यूएशन के लिए हम जो बुक में उसने दिया हुआ है, क्योंकि उसके मुताबिक उसने इवैल्यूएशन की हुई है उन नंबर्स की, हम पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं जो बुक में दिया हुआ है उसने, ठीक है। तो जो बुक में एक्सप्रेशन है वो हम देखते हैं, पेज नंबर 29 पे है। फर्स्ट जो उसने लिखा हुआ है वो है a इज इक्वल टू सी, आई थिंक a इज इक्वल टू सी। अभी इसको इवैल्यूएट करते हैं। b इज लेस देन a is greater than C, A is less than equal to B, और उसके बाद B is greater than equal to A। ये बुक में बेटा गलती है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, जो सेकंड लास्ट रो है आपकी greater than equal to, अगर आपकी बुक पुरानी है या जो मेरे पास एडिशन है वही है, और नई बुक अगर सही कर दिया तो अच्छी बात है नई एडिशन में, लेकिन अगर नहीं किया तो ये ठीक करें। उसने ग्रेटर देन और इक्वल टू में लेस देन का साइन लगाया है, ग्रेटर देन का लगना चाहिए, इसी के मुताबिक इसका आंसर भी चेंज होगा, वो भी मैं आपको ठीक करवाऊंगा अभी आगे जाके, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी ठीक कर लें आप। b इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लिखा हुआ ग्रेटर है, साइन लेस देन का लगा हुआ है, अगर आपकी बुक में सही है तो ठीक है। नेक्स्ट बेटा आगे उसने लिखा हुआ है आई थिंक लास्ट में a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये साइन डाला है उसने, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए कुछ वैल्यूज दी हुई हैं उसने a, b और c की, ठीक है, वो हम पहले यहां लिखते हैं। a, b और c की वैल्यूज क्या दी हुई हैं, a की वैल्यू आई थिंक दी हुई है उसने 123, b की वैल्यू दी हुई है 215, यस 215, c की वैल्यू भी दी हुई है उसने 123। ये बेटा हमारे पास आ गई इनकी वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को हम इस एक्सप्रेशन में करेंगे पुट और फिर इसका आंसर निकालेंगे, क्या इवैल्यूएट होता है हमारा आंसर, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, जीरो या नॉन जीरो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम एक एक एक्सप्रेशन को और एक एक ऑपरेशन को देखेंगे और फिर हम उसका आंसर निकालेंगे इवैल्यूएट करके, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो अब देखें आप जरा। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन को गौर से देखना है आपने, इसी से आपका आंसर आएगा। a इज इक्वल टू सी, तो हम यहां लिखते हैं a इज इक्वल टू सी, लिख दिया मैंने। अब वैल्यूज करें पुट बेटा, जो a की वैल्यू और c की वैल्यू है। a की वैल्यू क्या है 123 और b की वैल्यू क्या है, सॉरी c की वैल्यू क्या है 123। अब मुझे बताएं क्या ये एक्सप्रेशन ठीक है, इज a इज इक्वल टू c ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिकॉज a इज एक्चुअली इक्वल टू c, सो आवर इवैल्यूएशन विल बी ट्रू। किस तरह लिखना है, ट्रू, ब्रैकेट में उसने आई थिंक नॉन जीरो लिखा हुआ है, नॉन जीरो आई थिंक, जी बिल्कुल सही, ट्रू और नॉन जीरो, हम फिर भी ब्रैकेट में आगे 1 लिख देते हैं। तो हमारी फर्स्ट इवैल्यूएशन क्या हुई है, ट्रू, क्योंकि a इज इक्वल टू c, ये हमने वैल्यू से देख लिया। नेक्स्ट इवैल्यूएशन करते हैं अब। नेक्स्ट इवैल्यूएशन क्या है बेटा, नेक्स्ट इवैल्यूएशन है b इज लेस देन a, b इज लेस देन a। अब देखते हैं क्या ये सही है। b इज लेस देन a, b की वैल्यू क्या है
215 और ए की वैल्यू क्या है 123, ए की वैल्यू 123 और बी की वैल्यू 215। अब गौर से देखें, एक्सप्रेशन है इज बी इज लेस देन ए, क्या बी ए से छोटा है? गौर से देखें वैल्यूज पे, क्या बी ए से छोटा है? नो बेटा, फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि जो बी है वो ए से असल में बड़ा है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, इसकी वैल्यूएशन बेटा फॉल्स होगी। तो हम क्या लिखेंगे इधर, फॉल्स और ब्रैकेट में 0, और यहां भी मैं एहतियातन 0 लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने ये दो इवैल्यूएशन अपनी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड इवैल्यूएशन। थर्ड इवैल्यूएशन है ए इज ग्रेटर देन सी की। क्या वैल्यूएशन है? a इज ग्रेटर देन c। वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू है हमारे पास 123 और c की वैल्यू है 123। a की वैल्यू 123 और c की वैल्यू 123। अब देखें जरा एक्सप्रेशन, इज a इज ग्रेटर देन c? नो, एक्चुअली a इज इक्वल टू c, सो दिस इवैल्यूएशन विल बी फॉल्स। तो हम यहां लिखेंगे फॉल्स, ये भी हमारी वैल्यूएशन फॉल्स हुई है, और यहां लिख देंगे 0 और यहां भी क्या लिख देंगे बेटा 0, ठीक है। तो ये बेटा हमने फर्स्ट 3 वैल्यूएशन अपनी कंप्लीट कर ली है। अब आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे आपको और ऑपरेटर आना चाहिए जो हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। जो और ऑपरेटर क्या था? असल में प्लस ऑपरेटर था, ठीक है। तो आपने गौर से इसको अब देखना है। फोर्थ है हमारा बेटा ऑपरेशन लेस देन और इक्वल टू। ये जो और इक्वल टू है इसका मतलब है या, मतलब जब उर्दू में आप पढ़ते हैं या, ये और उर्दू वाला और नहीं है अलिफ वाव रे, ये वो नहीं है और, ठीक है, एंड नहीं है, ये असल में और है। और ऑपरेशन आपने याद है पढ़ा था, उसमें अगर एक भी इनपुट ट्रू है या 1 है तो टोटल आंसर या फाइनल आंसर विल बी ट्रू और 1। तो इसलिए यहां पे लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू में अगर एक भी हमारा आंसर सही आ गया तो फिर हमारा टोटल आंसर भी सही होगा या ट्रू होगा। लेकिन अगर दोनों हमारी इनपुट्स फॉल्स होंगी तो फिर टोटल आंसर भी हमारा फॉल्स ही होगा, ठीक है। ये आपको और ऑपरेटर मैंने रिवाइज करवा दिया है। अब हम इसकी वैल्यूज को करते हैं पुट और आंसर देखते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिए फर्स्ट 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास a इज लेस देन इक्वल टू b, a इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। अब हम करते हैं इनकी वैल्यूज को पुट। वैल्यूज क्या है? a की 123 लेस देन इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 215। 123 लेस देन इक्वल टू 215। देखते हैं अब इसको, देखें बेटा, इज a इज लेस देन इक्वल टू b, क्या a b से छोटा है या इक्वल है? कोई एक भी चीज है? एक चीज है बेटा, a b के इक्वल तो नहीं है, ये हमें पता है। a की वैल्यू है 123, b की वैल्यू है 215, तो इक्वल तो नहीं है। लेकिन क्या a b से छोटा है? यस, दिस इज ट्रू। तो हमारा टोटल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? टोटल हमारी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू हो तो फाइनल आंसर ट्रू होता है। तो इसलिए यहां लिखेंगे हम ट्रू और यहां लिखेंगे अब नॉन जीरो, यहां पे हम 1 भी लिख देते हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब यहां वही बात, और ऑपरेशन, कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो तमाम एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास है 215 ग्रेटर देन इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 123। अब देखते हैं बेटा, इज b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 123, क्या b a से बड़ा है या इक्वल है? इक्वल तो नहीं है बेटा, वो हमने अभी देख लिया था। तो क्या b a से बड़ा है? यस, b इज ग्रेटर देन a। सो हमारी टोटल इवैल्यूएशन भी क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू। ठीक है। अब आप बुक में जरा चेंज करें, बुक में उसने यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स 0, इसको ठीक करें बेटा, क्योंकि जब हम साइन चेंज करेंगे तो फिर ये ट्रू होगा। लेकिन अगर आप बुक वाले को ही देखें, अगर बुक में गलती भी है तो उस लिहाज से उसने सही लिखा हुआ है। अगर वो पुरानी भी बुक में देखूं तो उसने लिखा हुआ था यहाँ b इज लेस देन इक्वल टू है, उसके लिहाज से तो वो बात सही कर रहा है कि वाकई b a से छोटा नहीं है, वो फॉल्स ही बनता है। लेकिन क्योंकि सिंबल यहाँ कौन सा लगना है? ग्रेटर देन का,
कह भी ग्रेटर देन रहा है लेकिन सिंबल उसने बुक में लगाया हुआ है लेस देन का, ठीक है। उस लेस देन के मुताबिक तो आंसर सही है उसका भी बुक वाला, लेकिन क्योंकि उसने यहां लिखा हुआ ग्रेटर देन तो हमें यहाँ साइन भी किसका लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन का। इसी वजह से हमारी वैल्यूएशन भी चेंज होके फॉल्स से ट्रू हो जाएगी। तो हमारी असल ये आंसर सही है, इसको बुक पे ठीक कर लें, ये ट्रू है। यस, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ग्रेटर देन तो है, इक्वल नहीं है, लेकिन आपको पता है और में एक भी कंडीशन, एक भी इनपुट ट्रू हो जाए तो फाइनल आंसर ट्रू होता है। अब लास्ट वैल्यूएशन रह गई बेटा हमारी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब क्या लिख रहे हैं हमने इधर, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब हम देखते हैं इनकी तमाम वैल्यूज को, ए और बी की। ए और बी की वैल्यूज क्या है बेटा, ए की वैल्यू है हमारे पास 123 नॉट इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 215। बी की वैल्यू हमारे पास 215 और ए की 123। अब गौर से बेटा करना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट है हमारा ये। इज ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के इक्वल नहीं है? यस, ट्रू बेटा, ए बी के इक्वल नहीं है। असल में ए सी के इक्वल है, वो हम ऊपर देख चुके हैं, ट्रू। तो ए इज इक्वल टू सी, ये भी ट्रू है, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये भी बात ट्रू है। तो यहां लिखेंगे हम ट्रू और नॉन जीरो, ट्रू नॉन जीरो, और यहां पे लिख देंगे हम 1। तो ये बेटा हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हम बुक से रीड करते हैं इसको, ठीक है। और जो बातें रह गई वो मैं बता देता हूं, तकरीबन मैंने सारी बातें आपको बता ही दी हैं, ठीक है। अब हम बुक से पढ़ते हैं, पेज नंबर 29, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। These operators always evaluates to true or false। ये आप डेफिनेशन अभी लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं। They always produce a non-zero value in most cases 1। ये हमेशा एक नॉन जीरो वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, in most cases 1। मतलब उसने बात की है कि अगर इवेल्युएशन इस तरह हो, एक्सप्रेशन इस तरह हो, कि आंसर इनका ज्यादातर का क्या आ रहा है आपको पता है, इनमें से 1 2 3 4 का आंसर हमारा ट्रू आया है, बाकी का फॉल्स आया, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर आपका आंसर ट्रू हो तो फिर 1 होती है उसकी वैल्यूएशन। इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, वही बात कर रहा है, अगर ट्रू इवैल्यूएशन हो जाए तो आप 1 लिखते हैं। और अ जीरो वैल्यू इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। अगर ये रिलेशनल एक्सप्रेशन आप इसको कहते हैं, क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का, इसलिए रिलेशनल एक्सप्रेशन, अगर ये बेटा ट्रू आ जाए तो फिर हम क्या लिखते हैं, ट्रू 1, और अगर फॉल्स आ जाए तो हम लिखते हैं 0। There are 6 basic relational operators in BASIC. Suppose A, B and C are 3 integer variables having values 1 2 3 2 1 5 and 1 2 3 respectively. Then अब उसने बात की हुई है कि हमने वैल्यूज दी हुई हैं, A को 123, B को 215 और C को भी 123। उसके मुताबिक उसने हमें नीचे वाला टेबल बताया, वो हमने यहाँ बना के भी देख लिया, ठीक है। एक इसमें प्रॉब्लम थी, उन्होंने आपको बता दी है। लॉन्ग क्वेश्चन सुन लें। डिफाइन ऑपरेटर्स, राइट अ नोट ऑन रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे मैंने अरिथमेटिक में बताया था। ये सेम क्वेश्चन आ सकता है, या फिर दोनों मिला के भी आ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो जैसे भी आए, सेपरेट या कंबाइन, आपने पूरा लिखना है। इसमें भी आपने पहले थ्योरी लिखनी है, फिर बनाना है टेबल, ये वाला टेबल बनाना है, ठीक है। पहले थ्योरी पूरी लिखनी है, और वैल्यूज अपनी मर्जी की यूज कर सकते हैं। जो वैल्यूज मैंने बेटा यूज की हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह इसको रफ पे आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आप अपनी वैल्यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक आपकी फिर वैल्यूएशन ये चेंज हो जाएगी। तो बेटा यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, पेज नंबर 13, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, गिव एग्जांपल्स। Relational operators are used to compare two values. These operators always evaluate to true or false. Examples, the examples of relational operators are equal to, less than, greater than, not equal to, etc. ठीक है, ये आप कोई सी भी 4 एग्जाम्पल्स लिख लें, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। 3 ऑपरेटर्स हमारे रहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और फिर एक छोटा सा टॉपिक है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।